हाँ भाई, तो पिछले क्लास में हमने किसी भी वस्तु को ऊपर मुख कर किया था तो उसके बाद वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ बनाया था। अब वस्तु को मान लीजिए कि ऊपर मैंने u वेग से प्रक्षेपित किया, तो इसका विस्थापन समय ग्राफ बनाना है हमें। कौन सा समय ग्राफ बनाना है? विस्थापन समय ग्राफ बनाना है। उससे पहले वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम्स बेटा ये पूछा जाता है। तो देखिए भाई, हमने त्वरण समय ग्राफ कैसा बनाया था? सरल रेखा, क्योंकि जब वस्तु ऊपर जा रहा था तो भी त्वरण नीचे लग रहा था जी, और जब वस्तु नीचे आ रहा था तो भी त्वरण नीचे लग रहा था जी। सही बात है भाई। अच्छा, वेग समय ग्राफ, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जब मैं वस्तु को ऊपर फेंक रहा था, ऊपर फेंका था तो त्वरण नीचे लग रहा था, मतलब यहाँ पे मंदन हुआ था, मतलब कोई वेग पहले t = 0 पे उसका वेग कुछ था u, और लगातार उसका वेग कम होते होते अधिकतम ऊंचाई पे 0 हो गया था, और उसके बाद नीचे की तरफ वेग बढ़ता गया। तो देखो एक सरल रेखा बना था। ये किसका ग्राफ था? वेग समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ कैसा होगा? तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या एक तो वेग समय ग्राफ जो है, वेग जो है वो विस्थापन समय ग्राफ का ढाल होता है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या होता है? वेग। तो विस्थापन समय ग्राफ इस तरीके से बनाया जाए, ये जो विस्थापन समय ग्राफ है इस तरीके से बनाया जाए कि इसका ढाल इसको रिप्रेजेंट करे और इसका ढाल इसको रिप्रेजेंट करे। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा, बिना ज्यादा दिमाग लगाए अपने काम करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT² इक्वेशन लगा देते हैं। फिर ये रहा s, ये रहा s, और t का ग्राफ बना देते हैं। तो बताइए बेटा, यहां पे ढंग से सोचिएगा, ऊपर किसी भी t टाइम पे विस्थापन ले लिया हमने s, वेग ऊपर में प्लस ut माइनस त्वरण नीचे की तरफ है, इसलिए लिखा हाफ gt²। अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? तो हमने ग्राफ पढ़ाते समय पढ़ाया था कि s, देखो ये y एक्सिस पे s रखा है और x एक्सिस पे टाइम रखा है। ये क्या है? हाफ g/2 तो नियत है, हाफ इंटू g मतलब g/2 तो नियत है, माइनस t² मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, नीचे की तरफ झुका होगा पैराबोला। क्लियर है? पैराबोला कैसा बनेगा? नीचे की तरफ झुका हुआ। अच्छा, जब t = 0 था उस समय विस्थापन क्या था एक बार देखते हैं। तो t जब 0 रखोगे, यहाँ पे t = 0 रखोगे, यहाँ पे t = 0 रखोगे तो विस्थापन क्या होगा? 0, मतलब यहाँ पे होगा, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, ये तय बात है, क्योंकि ये -t² है। तो कुछ ग्राफ आपका इस तरह का बनेगा, और एक बार और समय आएगा t जब विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका विस्थापन समय ग्राफ। दूसरी बात, इस विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होगा ना वो किसको बताएगा? वेग को। और वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा ना वो किसको बताएगा? त्वरण को। तो ढंग से देखिए, इसका ढाल धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो यहाँ पे देखिए, जब इस यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे तो इसका ढाल कुछ धनात्मक है, और धीरे धीरे इसका ढाल कम जो होता जा रहा है। और वैसे भी आपको पता है ये रोता हुआ ग्राफ है, तो उसमें ढाल लगातार क्या होगा? कम होगा। तो देखो, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल किसको बताता है? वेग को। वेग लगातार क्या हो रहा है? कम, तो इसका ढाल क्या हो रहा होगा? लगातार कम। तो देखो इसका ढाल लगातार कम होता जा रहा है। देखिएगा बेटा प्लीज, इसका ढाल लगातार कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। फाइनली यहाँ पे ढाल क्या हो गया? 0। स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेग को बताता है। यहाँ पे ढाल 0, तो यहाँ पे देखो वेग 0, फिर निगेटिव में वेग चला गया, तो देखो इसका ढाल फिर से निगेटिव में चला गया है, फिर से निगेटिव में चलता जा रहा है। और t किसी पर्टिकुलर t = 2u/g के बाद जो विस्थापन हो गया वो क्या हो गया है? 0। ये है आपका विस्थापन समय ग्राफ। अच्छा, अगर मैं दूरी समय ग्राफ बनाऊं तो दूरी तो समय के साथ घट नहीं सकता, दूरी तो समय के साथ कम नहीं होता, तो ये धीरे धीरे दूरी बढ़ता जाएगा। जैसे वस्तु ऊपर जा रहा है तो विस्थापन दूरी दोनों बढ़ता जा रहा है। जब वस्तु नीचे गिरेगा तो विस्थापन कम होता जाएगा, लेकिन दूरी तो बढ़ता जाएगा। तो यहां से इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। दूसरी बात, जो चाल है वो प्लस माइनस नहीं होता, चाल बस चाल होता है, कितना तेज वस्तु भाग रहा है। तो देखो यहाँ पे वस्तु कितना तेज भाग रहा था? u से भाग रहा था, धीरे धीरे इसका चाल कम होता गया है, मतलब स्थिति समय ग्राफ का ढाल कम होता गया। चाल कम होता है, ढाल कम हुआ, चाल कम हुआ, ढाल कम हुआ, चाल हो गया 0। फिर धीरे धीरे इसका चाल बढ़ा, भले नीचे की तरफ चाल बढ़ रहा है लेकिन चाल तो बढ़ रहा है ना, तो देखो इसका ढाल बढ़ता जाएगा। ये किसको बता रहा है बेटा? ये दूरी को बता रहा है। किसको बता रहा है? ये किसको बता रहा है? दूरी को। और ये किसको बता रहा है? विस्थापन को। ये बता रहा विस्थापन को और ये बता रहा है दूरी को। क्या आपको ये समझ आ गया अच्छे से? तो स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, और ये भी लिखिएगा, ऐसे ही बना लीजिए पूरा का पूरा। एक पेज में ग्राफ बना लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। ये विस्थापन समय का ग्राफ है, इसका जो ढाल है वो वेग समय को बताएगा और इसका जो ढाल है वो त्वरण समय को बताएगा। बहुत आसान चीज है, इसको लिखिए। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है भाई, लिख लिया। आगे देखिए,
यदि दो वस्तु को क्रमशः 30 मीटर पर सेकेंड तथा 70 मीटर पर सेकेंड से प्रक्षेपित किया, एक को कितने से फेंका है? 30 से, मीटर पर सेकेंड से, ये ऊपर कितनी देर तक जाएगा? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक जाएगा। आपको कैसे पता? तो ऊपर जाने का समय होता है u बाई जी, u बोलो 30 और g 10, तो 3 सेकंड तक जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा और यहाँ पे एग्जैक्टली कितने सेकंड बाद आएगा? 6 सेकंड बाद आएगा। ठीक है, ऐसे रफ में बना लिया है। दूसरे वस्तु को फेंका 70 से, ठीक है साहब, ये थोड़ी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, उसको 30 से फेंका था, कितनी देर तक चलेगा? 7 सेकंड तक चलेगा। अरे रामलाल, u बाई जी, जितना वेग है उसको 10 से भाग दे दो, 7 सेकंड तक जाएगा और नीचे कितने देर में आ जाएगा? 14 सेकंड में साहब आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है? प्रक्षेपित किया तो ऊपर की दिशा में यात्रा के दौरान अंतिम से 1 सेकंड में, ऊपर की यात्रा के अंतिम 1 सेकंड में, ऊपर की यात्रा का अंतिम 1 सेकंड जो होगा, ऊपर की यात्रा का अंतिम सेकंड जो होगा वो होगा इसके लिए t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में, ये दूरी आपसे पूछा है। अच्छा, इसमें ऊपर की तरफ यात्रा के दौरान अंतिम 1 सेकंड कहां से कहां तक होगा? तो t बराबर 6 से t बराबर 7 तक होगा। इसमें ये दूरी पूछा है, तो इसमें ये दूरी निकाल लेते हैं एस nth के सूत्र से या एस tth के सूत्र से। प्रारंभिक वेग बोलिए बेटा 30, u माइनस त्वरण a बाई 2 10/2 इंटू कौन सा सेकेंड हो गया बेटा? तो ऊपर की तरफ जो यात्रा हुआ है कुल 3 सेकेंड का हुआ, तो अंतिम सेकेंड कौन सा होगा? तीसरा, 2 से 3 के बीच में। तो यहां पे रख देंगे आप 3, तो 3 गुना 2 माइनस 1, आपको याद है ये बात? तो बताइए 3 दूना 6 माइनस 1 5 और 50 25, तो ये होगा 30 माइनस 25 बराबर 5 मीटर। क्लियर है? ठीक है साहब, समझ आ गया। यहाँ पे देखिए अगर, तो यहाँ पे एस एन एथ निकालेंगे तो u है आपका 70 माइनस 10/2, अरे भाई u प्लस a बाई 2 लेकिन यहाँ पे थोड़ा नीचे इसलिए लिखा है माइनस 10/2 इंटू 6 से 7वां सेकेंड, तो 7 गुना 2 माइनस 1, 2n माइनस 1, 14 माइनस 1 कितना होगा? 13 और 10/2 होगा 5, 13 गुना 5 65, तो 70 माइनस 65 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो बताओ इसमें जो दूरी चला है उसको बोल देता हूँ S1, इसमें जो दूरी चला है उसको बोल देता हूँ S2। तो पहले केस में 30 मीटर पर सेकंड फेंका था तो वह ऊपर की तरफ यात्रा के अंतिम 1 सेकंड में 5 मीटर चला था, और 70 मीटर पर सेकंड से फेंका था तो भी ऊपर की तरफ यात्रा के अंतिम 1 सेकंड में 5 मीटर ही चला है, तो इसका जवाब हो जाएगा 1:1। और ये जवाब तो आपको पहले से पता था। ये वो न्यूमेरिकल नहीं है जिसको आप फॉर्मूला लगा के जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे आप सॉल्व करें। आप में से 20-30% बच्चों को ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा कि सर आप टाइम पास कर रहे थे, आपको तो आंसर पहले ही पता था, और आपको क्या, हमें भी पता था। भाई सुन, ऊपर की यात्रा और नीचे गिरते समय यात्रा सिमेट्रिक होता है, एग्जैक्टली उल्टा सिमेट्रिक होता है। यहां से यहां तक जितना समय लगता है उतना ही समय यहां से यहां तक आने में लगता है। तो देखो ऊपर की तरफ यात्रा का अंतिम 1 सेकेंड और ऊपर से नीचे आने का प्रारंभिक 1 सेकेंड बराबर होता है। यहां पे ऊंचाई पे, अधिकतम ऊंचाई पे वेग क्या होता है बोलो? 0। तो ये 3 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड हो रहा है, यहाँ 3 सेकंड हो रहा है, मान लो यहाँ पे 4 सेकंड हो रहा है। तो नीचे गिरते समय प्रारंभिक 1 सेकंड में कितना चलता है? 5। तो ऊपर जाते समय अंतिम 1 सेकंड में कितना चलेगा? 5 मीटर। ये देख ले 5 मीटर। अब वो तुम उसको कितने भी वेग से फेंकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात सुनना, तुम वस्तु को कितने भी चाल से फेंक दो, वस्तु ऊपर जाके अधिकतम ऊंचाई पे रुकेगा, और रुकने के बाद जब वो नीचे गिरेगा तो अंतिम 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलेगा, क्योंकि वस्तु रुका था तो उसकी वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन 10। अगर वस्तु अधिकतम ऊंचाई पे जाके रुक गया था तो उसकी वेलोसिटी 0 और त्वरण 10। तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलेगा, और वस्तु जितना नीचे गिरते समय पहले 1 सेकंड में चलेगा, वस्तु नीचे गिरते समय जितना पहले 1 सेकंड में चलेगा, ऊपर की तरफ यात्रा के अंतिम 1 सेकंड में उतना ही चलेगा। तो सॉल्व करने वाली बात कहां थी यहां पे? लेकिन आप इसको सॉल्व करके लिखोगे और सॉल्यूशन में ये भी लिखोगे कि इसमें सॉल्व करने वाली कोई भी खास बात नहीं है। बताओ, वस्तु को मैंने 70 से फेंका, ऊपर की तरफ यात्रा के अंतिम 2 सेकंड में 20 मीटर। एक वस्तु को मैंने 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, मेरी बात सुनना, एक वस्तु को मैंने 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ऊपर की तरफ यात्रा के अंतिम 3 सेकंड में दूरी कितना होगा? एक वस्तु को मैंने 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ऊपर की यात्रा के अंतिम 3 सेकंड में दूरी क्या होगा? अंतिम 3 सेकंड मतलब 45। 3 सेकंड मतलब 45। ऊपर की तरफ अंतिम 3 सेकंड, नीचे की तरफ प्रारंभिक 3 सेकंड में दूरी बराबर चलता है, मतलब 45। और इसका असल में अंतिम 3 सेकंड कुल 3 सेकंड ही था। 45 मतलब अधिकतम ऊंचाई के बराबर चलेगा, निकाल ले, देखते हैं ऊंचाई 45 मीटर आएगा। बताओ, एक वस्तु को ऊपर फेंका
तो ऊपर की यात्रा के अंतिम टी सेकंड में कितना चलता है, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वो अधिकतम ऊंचाई पे रुक के प्रारंभिक टी सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर चलेगा, इसीलिए ऊपर की तरफ यात्रा के अंतिम टी सेकंड में भी कितना चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये बेटा ऐसे सवाल, एकदम कॉमन सवाल जो पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। तो लिखिए इसको, स्क्रीन पॉज करके लिखिए इसको, लिख लिया क्या? आगे देखो, यदि वस्तु को 55 मीटर पर सेकंड से फेंका है, कितने चाल से फेंका है, 55 मीटर पर सेकंड से, तो 6वें सेकंड में तय दूरी बताएं। अब लो, 55 मीटर पर सेकंड से वस्तु को ऊपर फेंका है, ठीक है भाई, यू बराबर बताओ कितने से फेंका है, 55। ऊपर जाने का समय कितना होता है, ऊपर जाने का समय होता है साहब u बाई जी 55/10 5.5। यहां पे वस्तु एग्जैक्टली 5.5 सेकेंड पे पहुंचा है, यहां पे 11 सेकेंड पे। तुमसे कब पूछा है विस्थापन, 6वें सेकेंड में। ये 6वां सेकेंड क्या होता है, छठा ओवर क्या होता है, 5वें ओवर के बाद शुरू होता है छठा ओवर, और कुल 1 ओवर का इंटरवल होता है छठा ओवर। तो 6वें सेकेंड का मतलब हो गया कि 5 से लेके 6 के बीच का सेकेंड 6वां सेकेंड। अब सारे 5 में ऑब्जेक्ट यहां है, तो 5 में कहीं यहां रहा होगा, और 6 में ऑब्जेक्ट यहां रहा होगा, 6 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां रहा होगा, 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां रहा होगा। क्या पूछा है बेटा आपसे, ये पूछा है आपसे 6वें 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चला है, दूरी या विस्थापन। अगर 6वें सेकेंड में विस्थापन पूछे तो जीरो। कैसे, बस तो यहाँ पे और घूम के यहीं पे आ गया। क्यों भाई, क्योंकि साढ़े 5 सेकंड पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आधे सेकंड में जितना नीचे आएगा, अब अंतिम आधे सेकंड में उतना ही ऊपर गया होगा, मोशन सिमेट्रिक होता है। तो ये आधे सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये आधे सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया होगा। क्लियर है क्या बात? हाँ सर, बात क्लियर ही है, एकदम क्लियर है, क्लियर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब क्लियर, ठीक है। अब दूरी, तो अपन यहां पे देखें तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और यहां से यहां तक जो समय अंतराल है, क्या वो हाफ सेकेंड का है? बिल्कुल सर, हाफ सेकेंड का है, क्योंकि 5.5 से 6 तो हाफ ही सेकेंड हुआ। तो हाफ सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक कितना चला है वो निकाल लेते हैं। इस बराबर हाफ जी की वैल्यू टी, समय हाफ का होल स्क्वायर, तो 5/4, 10/2 5, 1/2 का होल स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा आपका 5/4, 1.25 मीटर। क्या हो जाएगा जवाब भाई? 1.25 मीटर। ये हो गया तुम्हारा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक उतना ही चलेगा। तो कुल दूरी कितना हो गया? .5 मीटर। ये रहा आपका जवाब, कुल दूरी तय करेगा 2.5 मीटर। ठीक है भाई, इसको स्क्रीन को पॉज करके लिखिए, पहले स्क्रीन पॉज करके लिखिए। आगे देखो, यदि वस्तु को 60 मीटर पर सेकंड से फेंका है, कितनी रफ्तार से फेंका है? 60 मीटर पर सेकंड से। तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं। अब देखना, ये जो सवाल पूछे हैं, असल में ये सवाल एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट ही यूज करना है। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई गणित, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। हालांकि बहुत कुछ पूछा है, पता नहीं क्या क्या पूछा है, मुझे नहीं पता क्या पूछा है, लेकिन मैं बिना फॉर्मूले के आपको आंसर निकाल के दे दूंगा। कैसे आंसर निकाल के दे दूंगा? तो आइए मैं आपको सिखाता हूं। यहां से एक ऑब्जेक्ट को कितनी रफ्तार से फेंका है बेटा? 60 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को 60 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है, ठीक है, ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आएगा। कितनी देर तक ऊपर गया होगा? ये सारी बातें तो बहुत कॉमन है, लिख लें तो कोई बुराई नहीं है। t बराबर 6 सेकेंड तक ऊपर गया होगा, मतलब ये जो ऊंचाई होगा वो 180 मीटर होगा। बिना कैलकुलेशन के मैं कैसे बता पा रहा हूँ? मैं ऐसे बता पा रहा हूँ कि 6 सेकेंड में ऊपर गया है, और अगले 6 सेकेंड में, मतलब 12 सेकेंड में यहाँ से देखा जाए समय, तो ऊपर 6 सेकेंड, नीचे 6 सेकेंड, तो 12 सेकेंड में जमीन पे आ जाएगा। 6 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या हो गई थी? 0। और 0 वेलोसिटी मतलब मुक्त किया, 6 सेकेंड में 180 मीटर चलता है, तो नीचे 180 मीटर, तो ऊपर 180 मीटर गया होगा। ठीक है, दैट्स इट।
अब यहाँ पे इसका त्वरण जो है मंदन की तरह काम करेगा, नीचे की तरफ लग रहा है, तो हर 1 सेकंड में वेग 10 से कम होता जाएगा। तो इसका जैसे ऊपर वेलोसिटी 0 है मान लो, तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। अब बेटा v बराबर u प्लस 8, u 0 है, g की वैल्यू 10 इंटू टी। 3 सेकंड बाद बोलो 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद बोलो 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड से। कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो चाल बताएं t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे और t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे। 4 सेकंड मतलब यहाँ से 2 सेकंड पहले, मतलब ये रहा 5 सेकंड और ये रहा 4 सेकंड, तो यहाँ पे वेग होगा 40 मीटर पर सेकंड, तभी तो ये 50 सॉरी ये 40 नहीं होगा, सॉरी बता दो 4 सेकंड पर मतलब ये 6 है तो ये 5 है, ये 4 होगा, और यहाँ पे 6 है, ये 7 है, ये 8 होगा, तो 8 पे 20 और 4 पे 20, वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें नहीं समझ आया तो कैलकुलेट कर लो। v बराबर u प्लस 80, u बोलो 60, त्वरण बोलो -10, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव लिया है तो त्वरण नीचे निगेटिव लेंगे। कितने देर बाद निकालना है 4 सेकंड बाद, तो 4 से गुना कर दो। बताओ 60 माइनस 40 कितना हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। अच्छा अब तुमको कितने देर बाद चाहिए था 8 सेकंड बाद, तो 10 गुना 2 सॉरी 8 सेकंड बाद 10 गुना 8, 80 माइनस 60 माइनस 20, तो वेलोसिटी -20 है, चाल तो 20 ही है ना बेटा। अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो 20 मीटर पर सेकंड और -20 मीटर पर सेकंड, यही बताया था मैंने आपको। देखिए यहाँ पे ये 60, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है, 7वें सेकंड में वेलोसिटी 10 होगा, 8वें सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी, तो ये लिख लिया था मैंने। अब इससे यहाँ पे वेलोसिटी 0, तो 1 सेकंड पहले 10 रहा होगा, उससे 1 सेकंड पहले 20 रहा होगा, ये रहा, ठीक है ना। चलो ये हो गया। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 8 सेकंड के बीच में औसत चाल तथा औसत वेग बताएं। t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 8 सेकंड के बीच में, तो ध्यान से देखना 8 सेकंड यहाँ पे हो रहा है, 6 7 8, यहाँ पे 6 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 है, और 8 सेकंड पे मतलब 6 से 8 2 सेकंड हुआ नीचे गिरने का, कितना ऑब्जेक्ट चल जाएगा 20 मीटर चलेगा। और ऊपर कितना गया था ऑब्जेक्ट, ऊपर कितना गया था अधिकतम ऊंचाई पे 180 मीटर। तो बताओ 0 से लेके 8 सेकंड के बीच में, देखना यहाँ पे ये रहा तेरा 0 से लेकर के 8 सेकंड के बीच में कुल दूरी कितना चला ऑब्जेक्ट, कुल दूरी होता है कुल पथ की लंबाई, तो यहां से यहां तक गया था बेटा 180 और 20 कितना हो गया 200, समय 8, तो 200 बटा 8। अच्छा अगर आपसे पूछे कि औसत वेग बता, औसत वेग मतलब कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन क्या होगा तो सुनिएगा, ये 180 ऊपर गया 20 नीचे आ गया, मतलब 160 ऊंचाई पे। अरे भाई यहां से यहां तक, यहां से सीधा यहां तक है 180 और 20 पीछे आ गया, तो बचा तो 160 ही ना, तो विस्थापन हो जाएगा 160, और दूरी के लिए कुल पथ की लंबाई जोड़ेंगे 180 प्लस 20 200, तो 160 बटा 15 क्या होगा औसत वेग, कुल विस्थापन बटा कुल दूरी। औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा लिया गया कुल समय, कुल विस्थापन 160, अरे 180 ऊपर और 20 नीचे आ गया, कुल विस्थापन होता है अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, तो कुल विस्थापन बटा कुल समय हो जाएगा तेरा औसत वेग जो कि होगा 160 बटा 8, और औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी हो गया 120। अच्छा विस्थापन बताएं 9वें सेकंड में, 9वां सेकंड, तो ये तुम्हें पता है कि छठवें सेकंड, यहाँ 6 सेकंड पे यहाँ पहुंच गया, ये 7वां सेकंड है, ये 8वां सेकंड है, ये 9वां सेकंड है। 9वां सेकंड मतलब नीचे गिरते हुए तीसरा सेकंड, नीचे गिरते हुए तीसरा सेकंड का मतलब ये हो गया, नीचे गिरते हुए तीसरा सेकंड का मतलब ये हो गया कि 25 मीटर चलेगा, आंसर आ गया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अच्छा यात्रा के अंतिम 1 सेकंड में विस्थापन, तो यात्रा के अंतिम 1 सेकंड में विस्थापन उतना ही होगा जितना प्रारंभिक 1 सेकंड में होगा। अच्छा अंतिम 1 सेकंड है कौन सा, ऊपर से यहाँ पे अगर समय 0 लिया जाए, यहाँ से समय देखा जाए तो ये 12वां सेकंड मतलब छठा सेकंड, और छठा सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है 55 मीटर, छठे सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है 55 मीटर। तुम्हें जो फॉर्मूला लगाना है लगा के कर लो, आंसर यही आएगा। समझ आ गया क्या ये बात, अच्छे से बैठ रहा है क्या, हमने चारों सवाल का जवाब निकाल के दे दिया आपको, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए, ठीक है। आगे देखिए, वस्तु को ऊपर प्रक्षेपित किया तो अधिकतम ऊंचाई के 1/3 ऊंचाई पर उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है, अधिकतम ऊंचाई के 1/3 ऊंचाई पर उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहां पे देखिएगा, एक वस्तु को जैसे ही मैंने ऊपर फेंका, यू वेग से साहब ऊपर फेंक दिया, तो मान लो कि अधिकतम ऊंचाई कुछ इसका h है, हमें नहीं पता कितना है, h है। अब अधिकतम ऊंचाई के 1/3 ऊंचाई पे मतलब h/3
3 ऊंचाई पे जब वो गया तो इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड था, और अधिकतम ऊंचाई पे तो आपको पता है वेग 0 होना है। और ये जो दूरी बचा है, ये जो दूरी बचा है वो 3h ना 2h/3 बचा है। अरे 2/3 बचेगा, 1/3 चल लिया। तो अब ढंग से देखना, तुम यहाँ पे जमीन से यू वेग से फेंका था, असल में यू वेग कितना हमें नहीं पता, लेकिन वो कुछ h ऊंचाई पे जाने वाला है, उससे 1/3 ऊंचाई पे उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ ऊंचाई कितना होगा। तो आपको पता है क्या करना है, तुम यहां से लेकर के यहां तक थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दो। बताओ प्रारंभिक वेग यहां पे कितना है 10, अंतिम वेग क्या है 0, तो 0 माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू माइनस 10 तो इंटू यहां से यहां का ऊंचाई 2h/3 तो 10 का होल स्क्वायर 100, ये इससे कटेगा, 10 से ये 10 कटेगा तो 10 बचेगा, तो 10 इज इक्वल टू 4/3h, मतलब h इज इक्वल टू 30/4 मीटर। ये आएगा आपका जवाब। आपको समझ आया कि नहीं है? h इज इक्वल टू 30/4 मीटर। सही किया सॉल्व? टू h/3 बिल्कुल सही है, 30/4। ऐसे सॉल्व कर लो, यहां से अधिकतम ऊंचाई निकाल लो। तो अधिकतम ऊंचाई जो होता है ना, यहां से यहां तक का जो अधिकतम ऊंचाई हमने दिया है वो 2h/3 है। तो अधिकतम ऊंचाई 2h/3 इज इक्वल टू u²/2g, u²/2g। तो u है कितना 10, तो 10 का होल स्क्वायर 100/2 इंटू जी की वैल्यू 10। तो ये 0 से ये 0 घटेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 30/4, h इज इक्वल टू आ गया तेरा 30/4 मीटर आंसर। क्लियर है ये बात? लिखिए स्क्रीन पॉज करके अच्छे से। ठीक, आगे देखिए, यदि वायु प्रतिरोध नियत है, एक वायु प्रतिरोध नियत 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। अभी तक जो हमने गति माना था वो एक आइडियल मोशन था, उसमें एयर फ्रिक्शन की वैल्यू को अपन ने 0 लिया था, घर्षण नगण्य लिया था। लेकिन मान लो कि वायु घर्षण लग रहा और उसमें वस्तु गति करे, तो वायु घर्षण का जो दिशा होता है ना, वायु घर्षण हमेशा वस्तु के दिशा के विपरीत लगता है। वायु घर्षण हमेशा वस्तु के दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, वस्तु के दिशा के समान दिशा में नहीं लगेगा, वस्तु के दिशा के गति के दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। क्लियर है ये बात? तो आइए देखिए, यदि वायु प्रतिरोध नियत कुछ लग रहा है, चलो यहां से वस्तु को मैंने ऊपर फेंका यू वेग से, है ना। अब जब यू वेग से फेंका, जैसे ऊपर जाता रहेगा वस्तु, तो इसमें नीचे की दिशा में 2 तरह का मंदन होगा। एक तो जी की वजह से गति का विरोध होगा, और ए भी नीचे लग रहा होगा वायु घर्षण, है ना। ए भी वायु घर्षण की वजह से जो मंदन होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे लग रहा होगा। वस्तु यहाँ पे कहीं जाके रुकेगा और फिर वस्तु धीरे 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 नीचे गिरेगा। जब वस्तु नीचे की तरफ गिर रहा होगा, उस क्षण पे जो इसका जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो तो नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन वायु घर्षण ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि वस्तु जिधर जा रहा होता है वायु घर्षण उसका विरोध करता है। तो नेट वायु घर्षण यहाँ पे देखा जाए तो वो हो जाएगा तुम्हारा ए नेट, वो हो जाएगा आपका जी माइनस ए। क्या कोई समस्या है इसमें? ये हो जाएगा आपका जी माइनस ए, कोई परेशानी नहीं, एकदम सही है। अच्छा, मान लो कि इसको मैंने फेंका था यू वेग से और आके टकराया कुछ वी वेग से। प्रक्षेपण का वेग है यू, टकराने का वेग है वी। यू है आपका प्रक्षेपण वेग और वी है आपका टकराने का वेग, मतलब वापस उसी बिंदु पे जिस वेग से आएगा। अब ज्यादा कौन होगा? तो समय ना खराब करते हुए एक बहुत आसान सा लॉजिक देता हूं। जब वस्तु ऊपर जा रहा था, तो जब ये नहीं था, वायु घर्षण नहीं था, तो ऊर्जा में हानि नहीं हो रही थी। जितना आपने गतिज ऊर्जा दिया था उतना ही यांत्रिक, जितना ही गतिज ऊर्जा आपने दिया था उतना ही स्थितिज ऊर्जा वस्तु में धीरे धीरे ऊपर जाने से स्टोर हो गया था। और जब नीचे आया था तो वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से लगातार लूज करते हुए उतना ही काइनेटिक एनर्जी देता था। लेकिन वायु घर्षण एक डेसिपेटिव फोर्स है, घर्षण बल है, कि ऊर्जा में कुछ क्षति कर देगा। तो तुम फेंकोगे यू वेग से और आके टकराएगा वी वेग से, जो कि वी वेग यू से कम होगा। क्योंकि बेटा ये वायु घर्षण जो है ऊर्जा में कुछ क्षति करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल ऊर्जा में कुछ क्षति कर देगा। अब क्षति करने की वजह से
जो अंतिम वेग होगा, टकराने का वेग होगा, वो फेंके गए वेग से कम होगा। इसमें कोई खास बात नहीं, बहुत आसान सा लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ऊपर जाने का टाइम है कुछ टी ए, एसेंट ऊपर जाने का टाइम, और नीचे आने का टाइम है कुछ टी डी। या ऐसा करता हूँ ना, टी डाउन मान लेता हूँ नीचे आने का टाइम, और इसको मान लेता हूँ टी अप ऊपर जाने का टाइम। अब दोनों समय को यदि तुलना किया जाए तो कौन सा समय ज़्यादा होगा? तो ढंग से सुनना प्लीज़। अगर ये ए नहीं होता तो ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होता। कब? जब ये वायु घर्षण नहीं होता तब। अब वायु घर्षण होने की वजह से मान लो कि जब वायु घर्षण नहीं था, सिर्फ जी था, तो टाइम लग रहा है कुछ टी। अब वायु घर्षण है तो पहले सिर्फ एक ही बल इसका विरोध कर रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, एक ही बंधन लग रहा था जी, तो टाइम था टी। अब दो बंधन नीचे लग रहा है, दोनों चीजें उस पर नीचे फोर्स लगा है। बस तो ऊपर जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, वायु घर्षण भी नीचे, तो समय कम लगेगा। अरे देखो, ऊपर कोई वस्तु जा रहा है, तुम अकेले खींच रहे थे तो टी समय में रोका, अब दो लोग मिलकर खींच रहे हो तो जल्दी रोक लोगे। तो जो टाइम है टी ऑफ अप ऊपर जाने का वो कम होगा टी ऑफ डाउन। अब मान लीजिए पहले सिर्फ जी था, जी उसको नीचे, देखो यहाँ पे वेग तो जीरो होना ही है, जी उसको नीचे खींच के ला रहा था, अकेला ही ला रहा था, तभी तो यहाँ पे वेग जीरो था। धीरे धीरे वेग बढ़ता गया, वस्तु नीचे आता गया, तो अकेला जी उसको नीचे खींच के ला रहा था। यदि वायु घर्षण हो तो उसको नीचे आने से रोकेगा, गति को विरोध करेगा, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आ पाएगा, समय ज्यादा लगेगा। तो नीचे आने का जो टाइम है वो ज्यादा होगा और ऊपर जाने का जो टाइम होगा वो कम होगा। अब बात ये है कि एग्जैक्टली टी अप टी डाउन, ऊपर जाने का समय और नीचे आने के समय को कैसे निकाला जाए। तो इसके निकालने का एक बहुत आसान सा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, सूत्र बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। बताओ, ऊपर की तरफ जाने में और नीचे की तरफ आने में कोई एक ऐसा चीज है जो कॉमन है? बिल्कुल। क्या है वो? एच। एच, एच कॉमन है। एच कॉमन ही तो है, ठीक है सर, एच कॉमन है। अब मान लो a प्लस जी दोनों लग रहा है, तो h हाइट तक जाने में समय कितना लगेगा? तो यहाँ पे बताओ, वेलोसिटी आपका क्या है? जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? u। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? जीरो। अब यहाँ पे वेलोसिटी है जीरो, मंदन लग रहा है इस पे g माइनस ए, नीचे की तरफ जाने का त्वरण मान लो g माइनस ए, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उसके वजह से त्वरण नीचे g होगा और ऊपर वायु घर्षण लग रहा है, मंदन नहीं होगा। तो यहाँ से जब इक्वेशन लिखोगे नीचे आने का, तो लिखोगे h बराबर हाफ जी माइनस ए इंटू टी ऑफ डाउन का स्क्वायर। आपको कोई समस्या है तो इसमें बताइए, इसमें कोई खास बात नहीं होना चाहिए। हाफ, देखो ना यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? जीरो है। दूरी कितना है? h मान लिया था मैंने कुछ, तो जीरो वेलोसिटी से h दूरी तक तय करने में g माइनस ए त्वरण से जो समय लगेगा उसको ऐसे लिखोगे ना, प्रारंभिक वेग जीरो हो तो h बराबर हाफ g माइनस ए इंटू टी डी का होल स्क्वायर। अच्छा आप सुनो, मान लो कि नीचे की तरफ अकेला g त्वरण ही था और कोई मंदन वंदन नहीं था, सिर्फ g त्वरण था, मंदन नहीं था, तो ऊपर जाने का टाइम लगा t। अगर उतने ही त्वरण से नीचे गिरे तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम था t। अब मान लो कि a प्लस g मंदन लग रहा है, देखो बेटा अभी लाइट चली गई थी। लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सवाल ये था कि एक वस्तु जब ऊपर जा रहा था, ये h मान लो, ऊंचाई मान लो, तो उस पे वायु घर्षण नगण्य नहीं था, इवन वायु घर्षण GA लग रहा था। तो वस्तु ऊपर जा रहा था उस समय वायु घर्षण नीचे की तरफ लगेगा A और गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की तरफ लगेगा G। तो कुल जो मंदन होगा वो नेट मंदन हो जाएगा आपका A प्लस जी। जब वस्तु नीचे आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, तो गुरुत्वीय त्वरण G नीचे लगेगा और वायु घर्षण की वजह से मंदन ऊपर लगेगा A। तो यहाँ पे नीचे आते समय जो नेट त्वरण हो जाएगा आपका हो जाएगा G माइनस ए। तो हमने क्या किया था, आपको पता है अधिकतम ऊंचाई पे वेलोसिटी क्या होगी साहब? जीरो। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चला है? मान लिया कि इस दूरी चल के आया है यहाँ से यहाँ तक, तो सेकेंड इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखेंगे h बराबर u का मान क्या है? जीरो, प्लस हाफ g को क्या लिखेंगे? g माइनस ए। देखिए बेटा g माइनस ए इंटू टी डी का होल स्क्वायर। टी डी कौन सा टाइम था? टी डी टाइम था नीचे आने का, यहां से नीचे आने का टाइम है तुम्हारा टी डी और ऊपर जाने का टाइम है टी अप।
अब यहां से यहां तक मान लो u वेलोसिटी से फेंका था, यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो क्या लिखोगे, ऊपर भी तो h ही ऊंचाई तक गया है, u ऑफ t अप माइनस हाफ g प्लस a इंटू टी अप का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे अपन। अब इसमें u एक अननोन फैक्टर है, तो u का मान निकाल के रख देते हैं। ऊपर जाने का जो समय था वो कितना था बेटा, u बटा ये देखो क्या हो जाएगा a प्लस जी, u बटा a प्लस जी इज इक्वल टू टी अप। तो u की जगह पे अपन मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस जी इंटू टी अप। तो यहां पे u की जगह पे लिखूंगा a प्लस जी इंटू टी अप का होल स्क्वायर माइनस हाफ g प्लस a इंटू टी अप का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस जी इंटू टी अप का होल स्क्वायर, और ये भी है a प्लस जी टी अप का होल स्क्वायर, लेकिन आधा है, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो सिंपल सी बात है h बराबर आ जाएगा हाफ g प्लस a इंटू टी अप का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को भाग दे दो या दोनों को इक्वल कर दो, ये भी h बराबर समथिंग, ये भी h बराबर समथिंग, इक्वल कर दो। तो यहां से हाफ कट जाएगा, इक्वल करोगे तो ये बचेगा g माइनस ए इंटू टी डी का होल स्क्वायर। क्या बचेगा, g माइनस ए इंटू टी डी का होल स्क्वायर बराबर g प्लस ए इंटू टी अप का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया था कि जो ऊपर जाने का समय होगा वो कम होगा और नीचे आने का समय ज्यादा होगा। तो देखो, तो ऊपर आने का समय देखो, ये इनका और इनका प्रोडक्ट बराबर है, ये वैल्यू तुम्हें पता है कि ज्यादा होने वाली है, तो ये टी अप कम होगा, ये वैल्यू सब्ट्रैक्शन ये छोटा होगा, अरे ये g प्लस इधर g माइनस ये छोटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि टी डी क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा। और वैसे रेशियो क्या हो जाएगा, तो ऐसे रेशियो भाग देके निकाल सकते हैं आप, टी अप बटा टी डाउन इज इक्वल टू हो जाएगा होल स्क्वायर, ऑब्वियसली होल स्क्वायर, तो टी अप उधर है, ये नीचे आ जाएगा, ये होगा g माइनस ए बटा g प्लस ए का पावर रूट, ये है। और बताओ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा मतलब वैल्यू कम, और ऊपर घटाव हो रहा है मतलब वैल्यू कम, तो ये ऊपर वाला कम होगा, टी ऊपर जाने का टाइम कम होगा, नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा, टी एन ज्यादा होगा। और यही सवाल अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा था जब अभी लाइट चली गई थी उस समय ए का मान 2 दिया था, और यही सवाल AIPMT में पूछा हुआ है। तो अगर मैं a इज इक्वल टू 2 दे दूं तो इसके लिए पर्टिकुलर, इसके लिए जो टी अप होगा बटा टी डाउन होगा उसका जो रेशियो आ जाएगा रूट अंडर 10 माइनस 2 कितना होता है 8, और बटा 2 रखोगे 10 प्लस 2 12, तो 4 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2/3, 4 दूना 8 4 3 12, 2/3 आंसर। समझ आया कि नहीं आया? अभी लाइट चली गई थी अचानक से, इसलिए वो वीडियो रुक गया था, यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया वहीं से। ठीक है बेटा, तो ये स्क्रीन पॉज करके यहाँ तक आप लिख लीजिए पहले। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा पहला केस। हमने क्या पढ़ा था? पहला केस पढ़ा था वस्तु को मुक्त करते थे, उसका प्रारंभिक वेग 0 होता था। दूसरा केस हमने पढ़ा था कि जमीन से यू वेग से वस्तु को ऊपर फेंकते थे। तीसरा केस क्या है कि जमीन से, देख भाई, जमीन से एच ऊंचाई के टावर से या एच ऊंचाई की मीनार से या तुम अपने घर के छत से एक वस्तु को कहां फेंक रहे हो? ऊपर। और चौथा केस हम लोग ये ले लेंगे कि एच ऊंचाई से वस्तु को नीचे फेंक रहे। पहला केस क्या था? वस्तु को मुक्त किया था, यू वेलोसिटी क्या था इसका 0 था, वस्तु नीचे गिरता हुआ आएगा। दूसरा केस क्या था? यू वेग से ऊपर फेंका था, वस्तु किसी ऊंचाई पे गया था फिर नीचे आ गया था। तीसरा केस हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इसको ऊपर फेंका यू वेग से। चौथा केस हम लोग ये पढ़ लेंगे कि एच ऊंचाई से वस्तु को यू वेग से नीचे फेंका है। तो ये पर्टिकुलर 4 केस हो गए, जहां पे अपन तीसरे केस पे आ चुके हैं। तो इसको एक बार ढंग से समझते हैं। अपन तीसरे केस पे आ चुके हैं, इसको एक बार ढंग से समझते हैं। देखिए बेटा, ये रहा आपका जमीन से एच ऊंचाई की मीनार से वस्तु को यू वेग से ऊपर फेंका। आप चाहें तो ऊपर की दिशा में पॉजिटिव मान सकते हैं, नीचे निगेटिव मान सकते हैं, और रेफरेंस पॉइंट आप यहां भी मान सकते हो, कोई खास बात नहीं है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए जहां से वस्तु को मैंने फेंका है वहीं पे रेफरेंस पॉइंट 0,0 ओरिजिन मान लेते हैं। चाहो ऊपर की दिशा को तुम निगेटिव मानना चाहो तो निगेटिव मान लो, नीचे की दिशा की अपने आप, नीचे की दिशा अपने आप क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो आपका त्वरण किधर होगा? नीचे, और नीचे त्वरण कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव जी लगेगा। लेकिन वेग कैसा होगा? निगेटिव। अब जमीन पे जब ये नीचे टकराएगा, ऊपर जाएगा, कहीं रुकेगा, रुकते समय इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो देखो, तुम जमीन से फेंको या एच ऊंचाई से फेंको, फेंकने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाएगा, त्वरण नीचे लगता रहेगा, तो मंदन का काम करेगा, वस्तु अधिकतम ऊंचाई पे जाके रुक जाएगी। वस्तु जैसी अधिकतम ऊंचाई पे रुकेगी, त्वरण अभी भी नीचे लग रहा है, फिर त्वरित होकर नीचे गिरते गिरते आएगी और यहां पे कुछ पहुंचेगा ये v चाल से, v वेग या v चाल से नीचे पहुंचा। तो
तो इसका मान क्या होगा, सबसे पहला डिस्कशन का मुद्दा हमारा ये है कि इसका मान v का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, अंतिम वेग का होल स्क्वायर v स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग माइनस u का होल स्क्वायर। वैसे प्लस u रखो माइनस u रखो, स्क्वायर होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 2, लेकिन आगे फर्क पड़ने वाला है। अब प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो g को आप प्लस लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ जाना है। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2g विस्थापन h। ये इधर देखो माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस यू रहेगा, और ये माइनस होने की वजह से जब उधर जाएगा तो एक प्लस हो जाएगा। तो v बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर ये माइनस यू स्क्वायर उधर जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये आ गया साहब आपका। अच्छा एक बात और, वस्तु यहाँ था और यहाँ पहुँच गया, तो इसका विस्थापन कैसा हुआ, नीचे की तरफ पॉजिटिव माना तो विस्थापन भी इसका पॉजिटिव हो गया। ध्यान रखिएगा। तुम्हें ऐसा लगा सर अगर अपन g को निगेटिव लेते हैं तो भी यही फॉर्मूला बनता है क्या, क्योंकि यहाँ पे g को निगेटिव रखो तो माइनस बनेगा। तो सुनो, तुम्हें लेना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a इंटू विस्थापन। तो यहाँ पे थे मूल बिंदु और तुम यहाँ पहुंचे, तो अगर ये नीचे निगेटिव लोगे तो ये विस्थापन ऋणात्मक होगा और त्वरण भी ऋणात्मक होगा, और अगर नीचे पॉजिटिव लेते हो तो त्वरण भी धनात्मक है और विस्थापन भी धनात्मक है। तो ये सूत्र बनेगा। तो ये आपको याद क्या होना चाहिए, तो निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। तो क्या आपको ये समझ आ गया? तो सबसे पहले एक काम करो, स्क्रीन को पॉज करो और ये पूरा लिखो, ये पूरा डायग्राम बना के ये लिखो। स्क्रीन पॉज करो, ये डायग्राम बना के ये लिखो अच्छे से। चलो लिखो, ठीक है भाई, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया। अब देखो जमीन पर वेग कितना होगा ये हमें पता चल गया। अब हमारा मकसद ये है कि कितना समय लगेगा नीचे पहुंचने में, वो निकाला जाए। तो समय लिखने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप समीकरण लगाएंगे। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब तुम थे यहाँ पे, मूल बिंदु यहाँ है, यहाँ पहुँच गए तो नीचे की तरफ पॉजिटिव मान है और यहाँ पहुँच गए तो कुल विस्थापन कितना हुआ h। तो कुल विस्थापन आप रखेंगे h इज इक्वल टू, समझिएगा, u तो ऊपर था इसलिए इसको लिखेंगे माइनस u इंटू टी, माइनस की प्लस तो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ प्लस, तो हाफ g टी स्क्वायर। ये इक्वेशन बनेगा। तो एक काम करें, ये टाइम का क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, h को भी इधर ले आए तो इक्वेशन बन जाएगा आपका g/2 टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। ये किसका क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है? टाइम का। एक काम करो, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तुम 2/g से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2/g से। अब 2/g से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, अगर आप इसको 2/g से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे सारे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। पूरे इक्वेशन में आपने क्या किया, 2/g से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे g/2 था, ये होगा 2/g, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका t का स्क्वायर माइनस 2u/g इंटू टी माइनस 2h/g इज इक्वल टू 0। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है क्या कभी? बिल्कुल पढ़ा होगा। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर इसको कंपेयर करो तो ये x का क्वाड्रेटिक है, ये किसका क्वाड्रेटिक है? आपका समय का क्वाड्रेटिक है, जहाँ पे a का मान आपका 1 है, b का मान है 2u/g और c का मान है माइनस 2h/g। अब इस क्वाड्रेटिक टाइम के क्वाड्रेटिक का जो सॉल्यूशन अपन लिखते हैं t बराबर, जो उसका मूल होता है वो आता है माइनस बी। b के जगह पे क्या है बेटा? 2u/g। देखो यहाँ पे b के जगह पे क्या है? 2u/g। c के जगह पे क्या है? माइनस 2h/g। ये आपका c के जगह पे आएगा। तो अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे आप तो t बराबर होगा 2u/g। सिर्फ 2u/g क्यों? क्योंकि आप लिखते हैं t बराबर माइनस बी, मूल का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2u/g का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है? 1 इंटू सी, मतलब 4 इंटू सी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ माइनस प्लस 8h/g डिवाइडेड बाई 2a। तो दो टाइम आएगा, नीचे आने का दो टाइम आएगा, एक आएगा t1 और एक आएगा t2। तो आप ढंग से देखिएगा, ये t1 के लिए अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये 2u/g क्या है बेटा? 2u/g। यहाँ पे भी है 2u/g और यहाँ पे 8h/g। अगर यहाँ से काम कर 2 इंटू ए तो 1 आएगा ना। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, क्या करूँ? 2 कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका u/g प्लस ले रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस ले रहा हूँ। अच्छा यहाँ से 4 है
2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4, और 4 रूट के बाहर जाएगा तो 2 ही बाहर जाएगा। अब यहाँ पे 8 है, अब यहाँ से 4 गुना 2 लिखो और 4 को बाहर ले जाओ, रूट से 4 बाहर जाएगा तो 2 जाएगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 बाहर कॉमन निकल जाएगा 2, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे देखो, रूट अंडर u बाई जी प्लस 2h बाई जी। ये टाइम का फॉर्मूला आ गया। ये प्लस वाला आपने लिया है। माइनस वाला टाइम का फॉर्मूला मान लो यहाँ पे तुम माइनस वाला ले लो, तो यहाँ पे प्लस वाला जो टाइम का फॉर्मूला आएगा t2 वो होगा u बाई जी प्लस रूट अंडर u बाई जी प्लस 2h बाई जी। बाकी सब टर्म तो ऐसे ही रहेंगे एज इट इज, चेंज क्या होगा इसमें, सिर्फ ये माइनस और ये प्लस। अब यहाँ पे तुम टाइम को प्लस वाला लोगे कि माइनस वाला लोगे, तो ढंग से देखना ये बेटा है u बाई जी और ये रूट अंडर u बाई जी प्लस 2h बाई जी। ये वाला जो टर्म आएगा ना उसको घटाया है T1 में और T2 में जोड़ा है, तो इसमें पता है क्या फर्क पड़ेगा। देखो जब तुम ऊपर फेंकोगे ना तो तुम्हारा टाइम आएगा T2 वाला, ऐसे आएगा तो, और डायरेक्ट अगर तुम नीचे फेंक देते ना तो टाइम कौन सा आता, T2 वाला। सॉरी ऊपर फेंक देते तो T2 वाला, क्योंकि वस्तु ऊपर जाएगा रुकेगा फिर नीचे गिरेगा, और सीधे नीचे फेंकते उतने ही वेग से तो ये वाला समय लगता T1। ये नीचे फेंकने पे समय लगता है, नीचे फेंकने पर, और ये ऊपर फेंकने पर। देखो ना यहाँ पे प्लस है माइनस है, मतलब ज़्यादा समय लगा। ऊपर फेंकूंगा तो ऊपर जाएगा कहीं रुकेगा फिर नीचे गिरेगा, तो ऊपर फेंकने पर जो समय लगा है वो ये है, और नीचे डायरेक्ट फेंकने पे जो समय लगा है वो ये है। क्लियर है ये बात। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो सबसे मुश्किल वाला केस आ गया। नहीं बेटा ये मुश्किल वाला केस नहीं है, ये तो मैंने डेरिवेशन कराया जो किताबों में होता है, जो आपको पढ़ना है, जिस तरीके से डेरिवेशन किया जाता है वो मैंने यहाँ तक आपको समझाया। आपको मैंने अपना वाला तरीका तो बताया ही नहीं। मेरा वाला तरीका साहब क्या है, क्या उससे बिना फॉर्मूले के आंसर याद हो जाएगा, बिल्कुल, मतलब फिर क्या बिना फॉर्मूले के आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं इस दोनों फॉर्मूले को आपको विजुअलाइज करा दूँ। बताओ तो कितनी ऊंचाई से फेंका था मैंने, h ऊंचाई से। h कितना है, h हो सकता है 10 मीटर हो, h जमीन से इस टावर की ऊंचाई, हो सकता है 20 मीटर हो सकता है 50 मीटर हो, हमें नहीं पता। अगर मैं ऐसा सोचूं कि इफ h बराबर 0, मतलब h ऊंचाई से मैं फेंक रहा हूँ, जमीन से h ऊंचाई के टावर से मैं फेंक रहा हूँ, लेकिन वो h 0 है, मतलब वो जमीन ही है। और अगर वो जमीन है तो जो इसका टाइम आना चाहिए वो टाइम आना चाहिए 2u बाई जी। तो h को 0 रखने पे जिस ऑप्शन, मान लो कि जनरलाइज जैसा फॉर्मूले पे ही सवाल पूछ लिया कि बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है और तुम्हें याद ही नहीं है, तो तुम एक छोटा सा लॉजिक लगाओगे। यदि h 0 है तो जो टावर है वो असल में जमीन पे ही आ गया, तो जो ऊंचाई होना चाहिए वो 2u बाई सॉरी जो टाइम ऑफ लाइट होना चाहिए 2u बाई जी होना चाहिए। क्या ये लॉजिक आपको समझ आया? और वेरीफाई करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटा h को 0 रखोगे, देखो यहाँ पे जैसे ही तुम h को 0 रखोगे तो ये रूट अंडर u बाई जी। एक मिनट कुछ गलत हो गया यहाँ पे, सॉरी गलत हो गया, ये स्क्वायर है तो 4 का मतलब 2 का होल स्क्वायर 4 होगा तो 4 बाहर जाएगा तो क्या बनेगा 2, लेकिन ये तो u बाई जी का स्क्वायर है ना। सॉरी गलत हो गया था बेटा। कई लोगों ने ध्यान दिया होगा लेकिन अपन दूर बैठे इसलिए आप समझ नहीं पाए। अब सुनिएगा ढंग से, जैसे ही h को 0 रखोगे तो रूट अंडर और स्क्वायर कट जाएगा, ये u बाई जी प्लस u बाई जी, देखो 2u बाई जी आ गया। तुम्हें समझ ही नहीं आया साहब? अरे भाई देख, h ऊंचाई के टावर से फेंक रहा हूँ, h कितना है नहीं दिया हुआ है सर। h का मान कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है, 50 मीटर हो सकता है, 80 मीटर हो सकता है। अब सारा वैल्यू बोल दे तो 0 मीटर भी तो एक पॉसिबिलिटी है। जो आंसर आएगा h के टर्म्स में आएगा। अगर 0 मीटर हाइट होता तो इसका मतलब ये था कि जमीन से फेंका था। अच्छा दूसरा लॉजिक समझना, इफ u इज इक्वल टू 0, मतलब h ऊंचाई के टावर से वस्तु को u वेग से फेंक रहा हूँ जहाँ u 0 है, मतलब वो मैं मुक्त कर रहा हूँ। u वेग से फेंक रहा हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ। और मुक्त करने की स्थिति में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो आता है रूट अंडर 2h बाई जी। तो फटाफट u को 0 रखो, जैसे u को 0 रखोगे ये टर्म 0, u को 0 रखोगे ये टर्म 0, रूट अंडर 2h बाई जी आंसर आ रहा है। तो मैं देखा कि तुम्हें ये जो केस नंबर असल में थर्ड है, थर्ड केस जो अपना है, तो ऐसा नहीं लग रहा सर आपने तो दोनों केस को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। पहला केस आपने ये तो बोला था कि h ऊंचाई से वस्तु को मुक्त करते हैं। देखो h ऊंचाई से वस्तु को u वेग से फेंका जहाँ पे u 0 है मतलब मुक्त किया, तो टाइम फ्लाइट कितना होना चाहिए, रूट अंडर 2h बाई जी, एक्जैक्टली रूट अंडर 2h बाई जी आ रहा है। तो अब अगर तुम फॉर्मूला रटने की कोशिश भी करोगे ना तो तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा। अगर भूल भी चाहते हो
तो तुरंत डिराइव करके तुम निकाल लोगे। देखो जैसे मैंने गलत लिखा था, क्या गलत लिखा था, स्क्वायर गायब कर दिया था, और जैसे मैं वेरीफाई करने की कोशिश करा, h को 0 रखा तो रूट अंडर u बाई जी और फिर u बाई जी आ रहा था, तो इसको 2u बाई जी तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखो u बाई जी प्लस रूट अंडर u बाई जी, तो इसको डायरेक्टली तो जोड़ ही नहीं सकते। तो असल में क्या था, यहाँ पे स्क्वायर था, और jh को 0 रखने पे 2u बाई जी तभी आ पाएगा जब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो देखो वेरीफाई हो गया, देखो दोनों लॉजिक से वेरीफाई हो गया, समझ आ गया। यहां तक आराम से स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये सिर्फ समझने के लिए था, सवाल सॉल्व करने के लिए कतई ये मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है। क्या करने के लिए ये मेथड पढ़ा हमने, समझने के लिए। क्या आपको कंसेप्ट दिखा, क्या आपको ऐसा लगा कि ये जो केस नंबर 3 है वो पहला केस और दूसरे केस से मिलके बना है, तो असल में जो जनरलाइज केस है वो यही है मेन। इसी में h को 0 रख दूंगा तो दूसरा केस बन जाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट है, और इसी में u को 0 रख दूंगा तो मोशन अंडर मुक्त करने वाला गति हो जाएगा। तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर पहले आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया, पहले ये पढ़ा था तो तुम्हें चमकता क्या 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 है, तो पहले आसान वाली चीजें पढ़ाया है। और असल में आप देखो ये मेन चीज है, इसी से दोनों बाइफरकेट हुआ है। u 0 रखूंगा तो कौन सा होगा, h ऊंचाई से मुक्त करने वाला, और h 0 रखूंगा तो कौन सा होगा, ग्राउंड से ग्राउंड वाला। स्क्रीन पॉज करके लिखो। चलो साहब आपने स्क्रीन पॉज करके इसको तो लिख लिया, आगे देखो। फिर एक छोटा सा सवाल है, सवाल बस इतना सा है कि एक वस्तु ए जमीन के h ऊंचाई के टावर से ए वस्तु को ऊपर फेंका u वेग से, दूसरे वस्तु को 2u वेग से फेंका, तीसरे वस्तु को 4u वेग से फेंका, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा। तो देखो एक तो फॉर्मूले से तुम जानते हो टाइम का फॉर्मूला, याद रखने की कोशिश करो तो याद हो भी सकता है, u बाई जी प्लस रूट अंडर u बाई जी प्लस रूट अंडर 2h, सॉरी रूट तो ऐसे ही है, 2h बाई जी। तुम्हें याद नहीं होगा, ये करना भी नहीं, याद हो भी जाए तो बस थोड़ा बहुत रफली याद रखो। देखो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, तो अब ऊपर की तरफ हमने जो भी माना था पॉजिटिव या नेगेटिव उसी को मान को सॉल्व किया था, तो ये समय आया था। इसमें ये कहीं पे प्लस माइनस अब नहीं करना, यू अगर ऊपर है नीचे कुछ नहीं करना, ये टाइम है, ऊपर फेंका है तो ये टाइम है। अब जिसको तुमने ज्यादा वेलोसिटी से फेंका है ऑब्वियसली उसका टाइम फ्लाइट ज्यादा होगा। बच्चा समझता ही नहीं, बच्चा कहता सर हमें नहीं आ रहा, अबे रामलाल साहब तुम्हें तो पढ़ा दिया है। अब मान लो 4u से फेंका है मैंने, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसका सूत्र तो यही नहीं, u बाई जी, यहाँ पे 4 रखोगे, यहाँ 4 रखोगे तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा। तो बताओ सिंपल सा लॉजिक है, t3 इज ग्रेटर देन t2 इज ग्रेटर देन t1। अच्छा ये तो मैंने फॉर्मूला से देखा। दूसरा कंसेप्चुअली देखो, कंसेप्चुअली कैसे देखोगे समझना। मान लो मैंने इसको u वेग से फेंका, ऐसे यहाँ से देखो, मान लो मैंने इसको u वेग से फेंका तो ये जाएगा जाएगा कहीं रुकेगा फिर नीचे गिरेगा और यहाँ सेम ऊंचाई पे फिर से u वेग से नीचे पहुंचेगा। अच्छा जब मैंने इसको 2u वेग से फेंका तो जाएगा 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 अधिक ऊंचाई तक जाएगा, फिर यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पे ये भी रुकेगा, अधिकतम ऊंचाई पे ये भी रुकेगा। 4u से फेंका तो ये भी कहीं अधिकतम ऊंचाई पे जाके रुकेगा, मतलब ये कमी ऊंचाई पे जाके रुकेगा, u वेग वाला, u वेग वाला कमी ऊंचाई पे जाके रुकेगा और फिर फ्री फॉल करता हुआ नीचे आएगा। ये कुछ अधिक ऊंचाई पे जाके रुका और फिर फ्री फॉल करता नीचे आएगा, ये और अधिक ऊंचाई पे जाके रुका फिर फ्री फॉल करता हुआ नीचे आएगा। अब सुनना, यहाँ से रुकने के बाद जो इसका गति होगा, रुकने के बाद इसका गति होगा और रुकने के बाद इसका गति होगा, समान होगा। तो ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाके रुक के फिर धीरे धीरे गिरेगा, मतलब अधिक ज्यादा ऊंचाई से गिर रहा है, मतलब इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये फिजिकली भी समझ आया, मोशन अंडर ग्रेविटी के बेसिक कंसेप्ट से भी आपको समझ आ गया। अच्छा ये भी कह रहा है कि बताओ जमीन पे पहुंचने के बाद चाल किसका ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्या फर्क पड़ा है फॉर्मूला, जमीन पे जो चाल होता है क्या पड़ा है, रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो जिसको जितने चाल से ऊपर ज्यादा फेंका है जमीन पे उतने ही चाल से ज्यादा चाल से पहुंचेगा, मतलब vc इज ग्रेटर देन vv इज ग्रेटर देन va। अरे देख ना भाई, यही तो जमीन पे चाल निकालने का फॉर्मूला था, जिसका ज्यादा चाल था वो उतने ज्यादा चाल से नीचे टकराएगा। अच्छा दूसरी बात, मैंने इसको u से फेंका तो यहाँ पे वापस आते समय u होगा, इसको u से फेंका तो यहाँ पे इसी ऊंचाई को क्रॉस करते समय इसका 2u होगा, इसको 4u से फेंका तो इसी ऊंचाई पे जब आएगा तो ये 4u होगा, मतलब यहाँ पे 4u, ये 2u, ये 3u। तो 4u से फेंका तो ज्यादा चाल से, नीचे फेंका तो ज्यादा चाल से टकराएगा। सिंपल सी बात है यार। एक बात बताओ, अगर तुम किसी वस्तु को यहाँ से u से फेंक रहे हो, ऊपर जाए कहीं रुकेगा, फिर यहाँ पे तो u से ही पहुंचेगा ना। ये तो समझ आया कि नहीं आया ये बात। तो एक बहुत ही सिंपल और कंसेप्चुअल सवाल था ये, तो अच्छे से स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लो। h ऊंचाई से एक वस्तु को u से फेंका, दूसरे को 2u से फेंका, तीसरे को 4u से फेंका, तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, जिसको जितनी ज्यादा चाल से फेंका है। जमीन पे ज्यादा चाल से कौन पहुंचेगा, जिसको जितना चाल से मैंने ऊपर फेंका था। स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए इसको। चलिए साहब
लिख लिया आपने। अब देखिए सवाल आगे। एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। अब आते हैं सवाल पे सीधा। अपन ने बहुत सूत्र पढ़ लिया, अब सवाल पे आते हैं। एक वस्तु को कितनी रफ्तार से ऊपर फेंका है? 10 मीटर पर सेकंड से साहब ऊपर फेंका है। ठीक है, ऊंचाई कितना है? 40 मीटर। बताओ इसका उड्डयन काल क्या होगा? तो एक तो तरीका ये है कि आपको सूत्र याद है तो यहाँ पे टाइम निकालिए, हालांकि इससे निकालना है नहीं, लेकिन तुम खेल लो थोड़ा सा। u कितना है? 10, तो u/g 10/10 प्लस रूट अंडर 10/10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू h कितना है? 40, 2h/g, g की वैल्यू 10, तो 0 से 0 कटेगा, 4 दूना 8, ये 10 से 10 कटेगा 1 8 और 1 9, रूट 9 का मतलब 3 और 10 से 10 1 प्लस 3 बराबर 4 सेकंड। बहुत सही, बहुत सही, 4 सेकंड आंसर आएगा। अब मैं यही 4 सेकंड आपको बिना फॉर्मूले के, ये बहुत जो लेंदी, बहुत बड़ा फॉर्मूला, जो लेंदी फॉर्मूला है, बिना इसके, इससे जल्दी आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। अब बिना इसके यूज के इससे जल्दी आंसर कैसे निकाल सकता हूँ, देखना ध्यान से बेटा, बहुत अच्छे से। मैंने कितनी रफ्तार से फेंका है? 10 मीटर पर सेकंड से। अगर किसी भी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं तो कहां से फेंक रहा हूं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। 10 मीटर से फेंकूंगा तो 1 सेकंड चल के रुक जाएगा। अरे ऊपर जाने का टाइम u/g होता है, तो ये 1 सेकंड चल के, मतलब यहां पे थोड़ा सा डायग्राम अपन नीचे से बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा, विजुअलाइज ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे आप। बताओ वस्तु को कितनी वेग से फेंका था? 10 मीटर पर सेकंड से फेंका था साहब। अब मेरी बात सुनना ढंग से, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका हूं तो कितना दूर चलने के बाद, मतलब कितनी देर तक चलने के बाद वो रुकेगा? रुकेगा मतलब उसकी वेलोसिटी जी होगी 1 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? 1 सेकंड के बाद। मतलब ये हुआ कि इसको यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा वो 1 सेकंड लगेगा और दूरी जो चलेगा वो 5 मीटर चलेगा। दूरी 5 मीटर क्यों चलेगा? 10 मीटर पर, अरे भाई सुन 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा तो u स्क्वायर बाई g से निकाल ले। या कोई भी वस्तु 1 सेकंड तक यदि चल रहा है तो 1 सेकंड में वस्तु कितना दूरी तय करता है? 5 मीटर रुकते समय और नीचे गिरते समय 5 मीटर। अब सुनना, यहाँ पे वस्तु की वेलोसिटी बोलो क्या है? 0। अब ये जमीन से कितनी ऊंचाई पे है? तो ये 40 और ये 5, कुल ऊंचाई बोलो यहाँ से यहाँ तक 45। और किसी वस्तु को मैं मुक्त करता हूँ तो 45 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड। अगर किसी वस्तु को मैं मुक्त करता हूं तो 1 सेकंड में चलता है 5 मीटर, 2 सेकंड में चलता है 20 मीटर, 3 सेकंड में चलता है 45 मीटर। मतलब यहां से यहां तक आएगा उसको 3 सेकंड और ऊपर में जाने में लगा था 1 सेकंड। टोटल आंसर आ गया 4 सेकंड। मैंने क्या यूज किया? सिर्फ कंसेप्ट, मैंने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया। मैंने क्या यूज किया? ढंग से सुनिएगा, सिर्फ कंसेप्ट। अब देखना, मुश्किल चीज को ना मैं 3-4 तरीके से करा देता हूं ताकि तुम्हें ये आसान लगने लग जाएगा। बेटा ईमानदारी से बताना, जमीन से कितनी ऊंचाई पे टावर? 40 मीटर से। कितने वेग से फेंका है? 10 मीटर पर सेकंड से। अगर ये इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं तो कितना समय लगेगा उसको रुकने में? 1 सेकंड लगेगा। और चल कितना लेगा वो दूरी? 5 मीटर। तो 5 मीटर दूरी चला और 1 सेकंड में रुक गया। तो यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगा। अब बच्चा क्या करता है? यहां तक निकाल लेता समय। अरे भाई यहां नहीं निकाला, यहां पे वेलोसिटी कुछ और होगी, फिर आप नहीं कर पाओगे। यहां पे वेलोसिटी 0 है, तो ये 5 मीटर और ये 40 मीटर, टोटल 45 मीटर। वेलोसिटी 0 मतलब मुक्त किया और 45 मीटर नीचे आने में जो समय लगता है 3 सेकंड। यहां से यहां तक 3 सेकंड, यहां से यहां तक 1 सेकंड, 4 सेकंड आंसर। अच्छा, तो उड्डयन काल आपका हो गया 4 सेकंड। अच्छा, ये कुल दूरी भी तय किया गया, पूछा है। तो कुल दूरी तो इससे नहीं निकलेगा। कुल दूरी कैसे निकलेगा? तो देखो यहां से ऊपर कितना गया? 5 और नीचे कितना गया? 45। तो कुल दूरी चला कितना? ये 50 मीटर। अरे रामलाल, 50 मीटर ही तो चला। यहां से 5 मीटर, यहां से 45 मीटर, 50 मीटर। अच्छा, जमीन पे कितने चाल से पहुंचेगा? तो जमीन से कितने चाल पे पहुंचेगा, इससे ये निकालने के लिए आपको थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाना होगा, जिसे आपने निकाला भी है। u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा बेटा। तो u स्क्वायर प्लस 2gh करो एक बार। रूट अंडर u स्क्वायर, u की वैल्यू बोल दो 10 का होल स्क्वायर 100 प्लस 2, g की वैल्यू 10 और h कितना है? 40। ठीक है ना? तो ढंग से देखना, 40 और 2 80, 80 और 10 800, 800 और 100 900, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये निकालने के लिए आपको किसी फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका जो फाइनल वेग होगा, जमीन पे जिस वेग से टकराएगा, वो कितने वेग से टकराएगा? वो टकराएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड से। ये भी हमने निकाल लिया। जमीन पर जो उसकी चाल होगी वो होगी 30 मीटर पर सेकेंड।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको प्रारंभिक वेग भी पता है, अंतिम वेग भी पता है, तो उड्डयनकाल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। तो थर्ड मेथड मैं आपको बता रहा हूं, थर्ड मेथड टाइम निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला से मेथड बताया, दूसरा कंसेप्ट बताया। थर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मेथड है। देखो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो चाल नहीं आता, वो वेग लिखना होता है। तो v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू 2। कई बार बच्चा इसमें चाल लिख देता है, बोलता है आंसर गलत आ रहा है। देखो, तो ये जब ऊपर जा रहा था इसको पॉजिटिव लोगे, मान लो ऊपर जाते समय अगर पॉजिटिव लोगे, ये पॉजिटिव लेना चाहते हो, तो नीचे आते समय ये क्या होगा? निगेटिव। तो तुम्हें क्या करना है, यहां से ध्यान से देखो, t बराबर v वेक्टर देखो माइनस u वेक्टर बटा a वेक्टर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी बोलो, एकदम कंसेप्चुअल तरीका। फाइनल वेलोसिटी बोलो 30 माइनस 30 की प्लस 30। तो नीचे की तरफ अगर तुम पॉजिटिव मानते हो, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लो बेटा, क्योंकि नीचे की तरफ g भी है, और ऊपर को क्या मान लो तुम? निगेटिव। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना? 30, और इनिशियल वेलोसिटी -10। तो माइनस ऑफ -10 बेटा, ये माइनस फॉर्मूले का है, और ऊपर की तरफ तुमने क्या माना है? निगेटिव माना है, बटा g नीचे की तरफ, और नीचे को पॉजिटिव माना है तो 10। अब बोलो 30 माइनस ऑफ -10 कितना होगा? 40। 40 बटा 10 बराबर 4 सेकेंड आंसर। तो बताओ मुझे कि ये पिछले स्लाइड में अपन ने जो इतना बड़ा डेरिवेशन किया था, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया था, कि ये बहुत काम आएगा क्या? नहीं। अगर ये भी पूछ देता है तो मैंने आपको 2 लॉजिक बता दिया, या इस पे बेस्ड कुछ सवाल पूछ देता है तो उसको सॉल्व करने के तो मैं तो आपको 3 तरीके बता रहा हूँ, 1-2 तरीका तो बता ही नहीं रहा हूँ। अब मैं तुम बोलोगे सर एक ही सवाल के 3 तरीके क्यों बता रहा हूँ? बेटा मैं तरीका नहीं बता रहा, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ये सारी चीजें सीखोगे तब तो एक नए सवाल में बुद्धि लगा पाओगे। कुछ तुम्हें ये समझ नहीं आता कि मैं कितनी भी चाल से फेंकू वस्तु रुकेगा, और रुक के गिरने वाला मोशन आपको पहले से पता होता है। रुक गया और 45 मीटर नीचे गिरना है, मतलब 3 सेकेंड। और ऊपर जाने का टाइम तुम निकाल सकते हो, u वेलोसिटी दिया है तो ऊपर कितने टाइम में रुक जाता है? u/g टाइम में रुक जाता है, तो वो टाइम मुझे पता है। और रुकने के बाद जो नीचे आएगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे से जब ऊपर जाएगा और कितनी देर में रुकेगा, वो फॉर्मूला तुम्हें पता है u/g। और रुक के जो नीचे गिरेगा उसका कंसेप्ट तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। तो इसमें डाउट ही नहीं है यार, ये तो बहुत आसान सा कंसेप्ट हो गया है। क्लियर है बेटा? अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि आपको फाइनल वेलोसिटी अगर निकाल लेते हो, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है। सुनना मेरी बात, मोशन और ग्रेविटी तो एक्सीलरेशन तो पता ही है, फाइनल वेलोसिटी बहुत आसानी से तुम निकाल लिए। तो फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो टाइम तो आएगा ही, टाइम आएगा ही, तो क्वाड्रेटिक रखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से लिखिए इसको। स्क्रीन को पॉज करिए, अच्छे से लिखिए। ठीक है बेटा, आपने लिख लिया। चलो आगे देखिए, ये एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखिएगा। ए बॉल को एच ऊंचाई से, मान लो कि एच ऊंचाई का एक टावर है। अब साहब यहां से एक बॉल लिया अपन ने ए, और उसको ऊपर फेंका यू वेग से, ठीक है। अब ये इस यहां से चला होगा और नीचे आने में इसको कुछ टाइम लगा, टी ए। एक बॉल है बी, उसको नीचे फेंका समान चाल से, तो इसको नीचे आने में कुछ टाइम लगा, टीबी। तीसरा बॉल है सी, उसको मुक्त किया, यू क्या हो गया? 0। तो आपसे पूछ रहा है कि इस टीसी का उड्डयनकाल क्या होगा, यही सवाल है। ए बॉल को एच ऊंचाई से यू वेग से ऊपर दिशा में प्रक्षेपित किया, ऊपर की दिशा में प्रक्षेपित किया। उसी ऊंचाई से बी बॉल को समान चाल से नीचे की तरफ फेंका। उसी बॉल मतलब उसी ऊंचाई से बी बॉल को समान चाल से, यू से इसको ऊपर फेंका था, यू से इसको नीचे फेंका, तो उसका उड्डयनकाल क्रम से टीए तथा टीबी, इसका टीए और इसका टीबी है। तो ऊंचाई बताए, ये ऊंचाई बताए कितना होगा, तथा ये भी बताएं कि वस्तु को मुक्त किया जाए उसी ऊंचाई से, तो इसका उड्डयनकाल क्या होगा। तो ऊंचाई आ जाएगा, तो उससे मुक्त करूंगा तो उड्डयनकाल होता है √2h/g। बहुत आसान है। तो एक काम करिए, आप इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसको लिख लीजिए आप पहले। स्क्रीन को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। बेटा ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसको लिख लो ना 4 लाइन। चलो लिख लिया। स्क्रीन पॉज करके आपने नहीं लिखा तो पीछे जाइए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। यही तो फायदा है ना डिजिटल क्लास का। अब रेफरेंस पॉइंट मानिए यहाँ पे 0,0, और नीचे की दिशा को पॉजिटिव मानो यार,
ऊपर की दिशा को निगेटिव मान लो, नीचे की दिशा को पॉजिटिव मानने का एक पीछे कारण ये है कि आप ये जानते हो कि वस्तु का त्वरण नीचे है, वस्तु का विस्थापन नीचे है, तो वेग ऊपर के लिए से पॉजिटिव क्यों लोगे? तो बताओ ये वेग क्या होगा? पॉजिटिव। ये वेग क्या होगा? निगेटिव। तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए इस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखाओगे तो इसका विस्थापन होगा पॉजिटिव, इसका विस्थापन होगा पॉजिटिव h बराबर वेग माइनस u इंटू टी ए माइनस हाफ जी, नहीं प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तुरंत तो नीचे पॉजिटिव माना है ना आपने, हाफ जी टी ए का स्क्वायर। देखो भाई वस्तु यहाँ पे नीचे गिरा, नीचे की तुम पॉजिटिव मानोगे तो विस्थापन उसका पॉजिटिव हुआ, वेग उसका निगेटिव हुआ, ऊपर फेंका था। तो अब दूसरे केस में वेग भी नीचे है, विस्थापन तो उतना ही है, h बराबर u इंटू टी बी प्लस हाफ जी इंटू टी बी का स्क्वायर। और तीसरा इसको जब मुक्त करूंगा उसके लिए यहाँ पे इक्वेशन अलग से लिख लो, यहाँ लिख लो, कोई बात नहीं, यही लिख लो, h बराबर हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें वेलोसिटी तो कुछ है नहीं। अब ढंग से देखो ऊपर वाली इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए कि अननोन फैक्टर हट जाए, नोन फैक्टर बचे। तो इसमें अननोन फैक्टर है क्या? तुम्हें क्या चाहिए? t चाहिए। तो काम करते हैं अपन, t को बचाने की कोशिश करते हैं और u वाले टर्म को काट देते हैं। u वाले टर्म को कैसे आसानी से काटा जा सकता है सोचो। तो एक काम करो कि इस इक्वेशन को तुम गुना कर दो tv से और इस इक्वेशन को गुना कर दो ta से। जब यहाँ पे tv से गुना करोगे तो ये बनेगा माइनस u ta tb और ये बनेगा आपका u ta, ये बनेगा माइनस u ta इंटू tb। तो ये टर्म आपका कैंसिल हो गया। तो उधर से क्या बचेगा? देखो h टीबी प्लस टी ए, अरे रामलाल ये गुना होगा टीबी तो एच टीबी और ये बनेगा आपका एच टी ए, जोड़ रहे हो तो एच बाहर निकल जाएगा, टी ए प्लस टीबी बनेगा। यहाँ से हाफ जी भी बाहर आ जाएगा, हाफ जी भी बाहर आ जाएगा, ये आपका बनेगा हाफ जी बाहर रख लो तो ये बनेगा आपका टी ए का होल स्क्वायर इंटू टी बी प्लस ये बनेगा आपका टी बी का होल स्क्वायर इंटू टी ए। ये टर्म बना साहब। अब एक काम करो कि यहाँ से कॉमन ले लो, आप एक काम करो यहाँ से कॉमन ले लो टी ए इंटू टी बी और h को रख दो आप, ये हाफ जी टी स्क्वायर, h को रख दो आप यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू हाफ जी टी ए इंटू टी बी कॉमन निकाल लो, ये टी ए इंटू टी बी कॉमन निकाल लो, जैसे टी ए इंटू टी बी कॉमन निकाल लो तो एक बचेगा यहाँ पे टी ए और यहाँ पे एक बचेगा टी बी। यहाँ से टी ए इंटू टी बी कॉमन निकालो तो टी ए बाहर और एक टी बी बाहर, तो टी ए प्लस टी बी से ये टी ए प्लस टी बी कैंसिल हो गया और जी बाई टू से ये जी बाई टू कैंसिल हो गया। तो टी बराबर जो आया वो आया रूट अंडर टी ए इंटू टी बी, या यूँ कहो टी सी बराबर आया रूट अंडर टी ए इंटू टी बी। तो इसको रट लो, क्योंकि फिर से मैं इस क्लास में पहली बार बोल रहा हूँ कुछ रटने के लिए, ये खूब पूछा जाता है। एक वस्तु को मान लो मैंने ऊपर फेंका u चाल से, h ऊंचाई से u चाल से ऊपर फेंका तो उसको टाइम लगा t है। उसी ऊंचाई से एक दूसरे वस्तु को उसी ऊंचाई से उसी चाल से नीचे फेंका तो टाइम लगा tb। अगर मुक्त करूँ तो टाइम क्या लगेगा? t इंटू टी बी। अच्छा ये ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो ऊंचाई ये रहा बेटा हाफ जी और टी इंटू टी बी, टी स्क्वायर मतलब टी रूट अंडर टी इंटू टी बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल टी ए इंटू टी बी, ये हो जाएगा। क्या आपको समझ आया? आपको डेटा ही बता देता हूँ, पहले स्क्रीन पॉज करके ये सॉल्यूशन लिख लो अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके ये सॉल्यूशन ढंग से लिखो पहले।